तारीख 5 नवंबर 1947। भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी बडगाम की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर एक युद्ध चल रहा है 4 कुमाऊं रेजिमेंट का पाकिस्तानी सैनिकों के साथ। 4 कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 90 सैनिक मुकाबला कर रहे हैं तकरीबन 700 से 1000 पाकिस्तानी सैनिकों का। लेकिन जब भारतीय सेना की बड़ी टुकड़ी बडगाम में उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अधिकांश सैनिक पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने पीछे जो घायल सैनिक हैं उनको भी नहीं उठाया है, उनको भी पीछे छोड़ दिया। युद्ध होने के बाद, जो कि तकरीबन उस समय निर्णय निकल चुका था, देखा गया कि इसके पीछे क्या कारण था कि गिनती में इतने ज्यादा होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना वहां से भाग रही। वहां पर पड़ी लाशों की गिनती बता रही थी कि युद्ध कितना भयंकर हुआ था, क्योंकि भारतीय सेना के तकरीबन 20 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तानी सेना, जिनके साथ कुछ पठान और कबीले वाले लोग आए थे, उनके 300 जो लोग थे, जो आदमी थे, वो शहीद हो गए थे या उनकी मौत हो गई। नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये युद्ध कितना भयंकर हुआ हो। शवों की जांच करते समय एक शव ऐसा मिलता है जिसके चीथड़े उड़े हुए हैं। जब उस शव की जांच की जाती है तो उस शव की जेब में से कुछ गीता के टुकड़े निकलते हैं और एक रिवॉल्वर निकलता है। उस रिवॉल्वर से पहचान की जाती है कि वो जो लाश थी वो उस टुकड़ी के प्रमुख अधिकारी मेजर सोमनाथ शर्मा की थी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में और उनके भारतीय सेना में योगदान के बारे में, कि कैसे मेजर सोमनाथ शर्मा ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हमलों से बचाया और भारत के लिए सुरक्षित किया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 फरवरी 1923 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भारतीय आर्मी, जो कि उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में जॉब कर रहे थे और वो मेडिकल कोर के अधिकारी थे, जो कि मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। मेजर सोमनाथ शर्मा के 2 अन्य भाई और बहन, वो भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे, जिनमें से उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा 1988 में भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारी बने। तकरीबन मई 1941 के आसपास पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये भारतीय सेना अकादमी में शामिल हुए। वहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई और तकरीबन फरवरी 1942 में ये एक कमीशन्ड अधिकारी बने। जब ये भारतीय सेना में भर्ती हुए तब इनकी उम्र तकरीबन 19 साल की थी। उनके बाद इनकी हिस्सेदारी या इन्होंने भाग लिया बर्मा के युद्ध में। चूंकि इनकी जो भारतीय सेना में भर्ती थी वो 1942 में हुई थी, तब वो भारतीय सेना नहीं, ब्रिटिश आर्मी थी। तो ब्रिटिश आर्मी के थ्रू इन्होंने बर्मा में भी अपनी सेवाएं दी और भारत के अन्य युद्धों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बात तकरीबन शुरू होती है अक्टूबर 1947 के आसपास, जब भारत आज़ाद हो चुका था और उस समय का जो भारत था उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने ये फैसला लिया था कि वो अपना एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे और उनके पास उतनी ज़्यादा सेना ना होने की वजह से तब उनकी तरफ जो आंख थी वो पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान वहाँ पर हमला करके जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। जब पाकिस्तानी सेना के हमले शुरू हो गए और महाराजा हरी सिंह को ये पता लगना शुरू हो गया कि अब वो जम्मू कश्मीर को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे और जल्दी ही पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर ले, तब उन्होंने फैसला लिया कि वो भारत के साथ विलय करेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करेंगे। इसके बाद जब ये खबर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची, तब जो उस समय की हाई कमांड थी, उन्होंने डिसीजन लिया सरदार पटेल के साथ मिलकर कि
जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए वहां पर भारतीय सेना को भेजा जाएगा। और वहां पर जो एयरफील्ड थी वो सबसे, हम ये समझ सकते हैं कि मजबूत कड़ी थी भारतीय सेना के लिए, क्योंकि उसको बचाना भारतीय सेना के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान के हमले हो रहे थे। अगर पाकिस्तान श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा कर लेता तो उस समय जम्मू कश्मीर को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि उसके बाद जो भारतीय सेना का रसद पानी था वो बंद हो जाना था, और जो सेना का जो लिंक था भारत के साथ वो ख़त्म हो जाना था, और सारे जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तानी सेना का कब्जा है वो हो जाना था, या हम कहें कि जो पाकिस्तान का कब्जा था वो हो जाना था। भारतीय सेना की जो टुकड़ियां जम्मू और कश्मीर पहुंची थी, या हम कहें कि श्रीनगर एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए पहुंची थी, उनमें से एक अधिकारी मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे, जिनके अंडर तब 2 कंपनियां थी, 4 कुमाऊं रेजिमेंट की अल्फा और डेल्टा, और उनका साथ दे रहे थे 1 पैरा कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी। जिस समय मेजर सोमनाथ शर्मा को अपॉइंट किया गया जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए श्रीनगर एयरफील्ड के पास, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के हॉकी खेलते हुए हाथ में चोट लगी हुई थी, उनके हाथ की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हुई थी और उनके हाथ के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था। अधिकारियों ने उन्हें पीछे रहने के लिए कहा कि जब तक आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता आप आगे मत जाइए। फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत जिद करते हैं कि वो फ्रंट लाइन पे जाके जो एरिया है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना चाहते हैं। तो और उनके जज्बे को देखते हुए और सेना में उनकी सेवाओं को देखते हुए जो सीनियर अधिकारी हैं वो उन्हें परमिशन दे देते हैं कि वो जाके फ्रंट लाइन पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तकरीबन 2 नवंबर के आसपास मेजर सोमनाथ शर्मा की जो टुकड़ी थी उनको खबर मिलती है कि पाकिस्तानी सेना का एक लश्कर जिसमें तकरीबन 1000 सैनिक हैं या लोग हैं, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर या श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना चाहता है। तो वो तेजी से एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहा है। वो पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक थे जो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने पीछे काफ़ी मतलब कि नुकसान किया था और वो तेजी से एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। जब इन्हें खबर मिली कि तकरीबन 1000 आदमी बडगाम में पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तब इन्हें जिम्मेवारी दी गई कि ये उस एरिया को सुरक्षित करेंगे जो तकरीबन एयरफील्ड से 4-5 किलोमीटर दूर था। 3 नवंबर को मेजर सोमनाथ शर्मा ने रिपोर्ट दी कि वो बडगाम के पश्चिम भाग की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित हैं और उनके साथ उनके सैनिक हैं। उन्होंने छोटी छोटी खाइयां खोद रखी हैं और एरिया को सुरक्षित, उस इलाके को सुरक्षित कर रखा है। जबकि जो 1 पैरा कुमाऊं थी वो इस गांव के दक्षिण पूर्व में एक मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था और इस एरिया को सुरक्षित कर रखा था। जैसे आम जिंदगी चल रही है वैसे आम एक दिन था, लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन गांव वालों को देख के पता लग रहा था कि वो थोड़े डरे हुए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की जो साथी कंपनी थी 1 पैरा कुमाऊं, तकरीबन 1 बजे उन्होंने रिपोर्ट दी कि सब कुछ सुरक्षित लग रहा है, सब कुछ शांत था, माहौल में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही थी। तो उन्होंने पूर्व की ओर एक चक्कर लगाया और अपनी जांच की, एरिया को सुरक्षित घोषित किया और उन्होंने पीछे एयरफील्ड में बात की, अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई, तो उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर मिला और तकरीबन थोड़े समय बाद वो मतलब कि 1-2 घंटे के अंदर वो वापस लौट गए। तकरीबन 2 बजे के आसपास मेजर सोमनाथ शर्मा को भी उनकी कंपनी के साथ पीछे हटने के लिए कहा गया, क्योंकि बडगाम शांत लग रहा था, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, तो उन्हें भी पीछे हटने के लिए कहा गया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक फैसला लिया कि वो एक बार पश्चिम की ओर चक्कर लगाएंगे, एरिया को सुरक्षित करेंगे, जांच करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और एरिया को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई और रिपोर्ट के आधार पर उन्हें भी पीछे हटने के लिए कहा गया और पीछे हटने की वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने तकरीबन मतलब कि शाम तक रुकने की वहां पर योजना बनाई कि शाम तक रुकेंगे, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसे उस हिसाब से देखेंगे, अदरवाइज वो पीछे लौट जाएंगे। दूसरी तरफ से हम पाकिस्तानी सेना ने जो योजना बना रखी थी उस योजना को समझते हैं। उस योजना के मुताबिक उन्होंने टारगेट करना था श्रीनगर एयरफील्ड को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो तकरीबन 1000 सैनिक वहां पर इकट्ठा होना चाहते थे बडगाम में, और 1000 सैनिक इकट्ठे होने के बाद वो हमला करना चाहते थे।
उनका जो नेतृत्व कर रहा था सेना अधिकारी, उसने ये फैसला लिया था। तो तकरीबन 1000 अधिकारियों को उन्होंने अलग अलग तरह से बांट रखा था। लाइक उनकी 100 की एक कंपनी बना रखी थी, और 100 की एक कंपनी पर पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी मतलब कि अपॉइंट कर रखा था उन्होंने, और उनके नीचे उनको 10-10 में बांट रखा था। और 10 सैनिक तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पठानों को और कुछ कबीले वाले लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। तो 10 आदमियों के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी रखा था, और उस एक अधिकारी के ऊपर उन्होंने इकट्ठा करके 100 की एक टुकड़ी बनाई थी। 100 के ऊपर एक सीनियर अधिकारी था, और सारे जो 1000 वो लोग थे उनके ऊपर एक सबसे सीनियर अधिकारी था। इस तरह से उनकी योजना बनी हुई थी। योजना परफेक्ट लग रही थी कि वो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर देंगे, और पहले एयरफील्ड पर कब्जा करेंगे और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, श्रीनगर पर सारे पर कब्जा कर लेंगे। तो योजना के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। उनकी योजना में उनका जो सबसे सीनियर अधिकारी था, उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल कपड़ों में जाएं, जो बड़गाम के गांव के लोग हैं वो लोगों में आप घुल मिल जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे लोग उन्होंने मतलब कि जो सादे आम लोगों के कपड़े थे वो पहने, और बड़े खुले डुल्ले कपड़े पहन लिए, और कपड़ों के अंदर अपने हथियार छुपा लिए। और आम जो लोग थे वो एक खाई में कुछ ही मतलब कि हमले के डर से इकट्ठे हुए थे। यहाँ सेना ने उनको सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया हुआ था। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से अधिकारी आए थे, या जो सैनिक थे या हमलावर थे, वो हमलावर भी आम लोगों के साथ वहां पर घुल मिल गए थे। तकरीबन दोपहर के बाद जब सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी थी वो इन आम लोगों को मतलब कि गांव वाले लोग समझ रहे थे। तो जब दोपहर के बाद दिन ढलना शुरू हुआ तो ये लोग घर वापस जाना शुरू हो गए। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो उनका नेचुरल रिएक्शन था, उनको लगा कि गांव वाले लोग अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कपड़े आम लोगों की तरह पहन रखे थे। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या बनी हुई है कि भारतीय सेना की जो टुकड़ियां हैं वो वापस लौट चुकी हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा अपने तकरीबन 90 अधिकारियों के साथ वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। तकरीबन 2 बजे का टाइम है, सब कुछ सुरक्षित लग रहा है। सारे जो सैनिक हैं उनको रिपोर्ट मिल चुकी है कि कुछ समय के अंदर उन्होंने एयरफील्ड, श्रीनगर एयरफील्ड पर वापस चले जाना है। तो जस्ट मतलब कि वो अपना समय बिता रहे हैं कि कब वो समय आए, शाम हो और वो घर को वापस जाएं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो हमलावर आए हुए हैं वो गांव वालों के साथ घुल मिलकर गांव की तरफ वापस जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तकरीबन 700 लोग और 700 हम कहें कि 700 हमलावर इकट्ठे हो चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद, मतलब कि तकरीबन 2:30 बजे, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी जो कंपनी के अधिकारी हैं वो शांत बैठे हैं। तो उन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है, और गोलियों की आवाज गांव की तरफ से आ रही थी। इस समय पर उनके दिमाग में घंटी बजती है कि शायद हमलावरों ने हमला कर दिया है। लेकिन अब परिस्थिति ये बनी हुई है कि वो गांव की तरफ गोलियां चला नहीं सकते हैं। चलाने के लिए मजबूरी क्या है कि गांव में आम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और अगर मेजर सोमनाथ शर्मा अपना हमला चालू कर देते हैं और गांव की तरफ गोलियां चला देते हैं तो ये गोलियां आम लोगों को लग सकती हैं। जब मेजर सोमनाथ शर्मा ये नोट करते हैं कि उन्होंने भी मतलब पाकिस्तानी हमलावरों ने भी एक मोर्चा संभाल लिया है, तो उनका मुकाबला शुरू करने के बाद वो पीछे रिपोर्ट करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट में मतलब कि सेना की तरफ से सपोर्ट मांगते हैं, हथियार मांगते हैं, और इस सिचुएशन तक वो ये समझ चुके थे कि जो पाकिस्तानी हमलावर आए हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है, और उनको एयरफील्ड तक पहुंचने से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एयरफील्ड तक पहुंच जाते तो वहां पर जाकर वो ज़्यादा नुकसान कर सकते थे। तो उनको उसी जगह पर, बड़गाम पर, जहां पर इनकी ये लड़ाई हो रही थी, वहां पर उनको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो वो डिसीजन लेते हैं पीछे रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद कि वो पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला करेंगे, और जितनी देर तक पॉसिबल होगा वो उन्हें वहां पर रोकें। भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया है। एक तरफ मेजर सोमनाथ शर्मा के सैनिक हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हमलावर। और आंकड़े को थोड़ा समझते हैं, पाकिस्तानी हमलावरों की गिनती 700 के करीब है, और मेजर सोमनाथ शर्मा के जो सैनिक हैं वो तकरीबन 90 हैं। तो मतलब कि अगर हम मोटा समझें तो एक सैनिक का मुकाबला 7 हमलावरों के साथ। और इस सिचुएशन में जो उनके पास हथियार हैं पाकिस्तानी हमलावरों के पास, उनके पास मशीन गनें हैं, और उनके पास ऑटोमेटेड
राइफल्स हैं जिनके साथ वो हमला कर रहे हैं। और भारतीय सेना के पास उस समय उतने तकड़े हथियार नहीं थे और कमज़ोर हथियारों के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक खतरनाक हमला हो रहा है और इधर से मेजर सोमनाथ शर्मा उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पर मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और वो फिर भी अपने सैनिकों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा अलग अलग सैनिकों को गोलियां सप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग सैनिकों की जो बंदूकें हैं उनमें मैगजीनें भर रहे हैं और उन्हें किस तरफ गोलियां चलानी चाहिए इस तरह उनको नेतृत्व कर रहे हैं या उनको अपने दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा के सैनिकों ने जो एक खाई खोद रखी है उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा कभी एक तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं, कभी सैनिकों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इधर मारो उधर मारो। उनकी मैगजीनों में गोलियां भर रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से गोलियां चल रही हैं और उस हमले का वो शिकार हो सकते हैं। फिर भी वो अपने सैनिकों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 2-3 घंटे बहुत ही भयंकर जो मुकाबला है वो चल रहा है और उसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा अपने ब्रिगेड मुख्यालय को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं या उनके साथ संपर्क करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा गोला बारूद जल्दी ख़त्म हो रहा है, हमें ज़्यादा गोला बारूद चाहिए और हमें सपोर्ट चाहिए। और ब्रिगेड मुख्यालय से जो उन्हें जवाब मिलता है उसमें उन्हें पता लगता है कि जो सपोर्ट है या गोला बारूद है उसे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इस समय पर मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था कि वो पीछे हटें या फिर वो पाकिस्तानी हमलावरों को रोकें। इस समय जो उन्होंने रिप्लाई दिया, जो पीछे उन्होंने बात कही, वो उसको आज भी किताबों में लिखा जाता है, उसको अलग अलग जगहों पे याद किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने रिपोर्ट की, उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है वो हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पे है, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमने अभी तक अपनी ज़मीन का 1 इंच भी उन्हें नहीं दिया है और ना ही हम देंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। मेजर अपने साथियों का बहुत जोश से साथ दे रहे हैं। वो अपने एक साथी की गन को लोड करने में मदद कर रहे थे, उसमें मैगजीन भरने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पास पाकिस्तानी सेना की तरफ से दागा हुआ एक मोर्टार शेल आके गिरता है और बदकिस्मती से उस समय उनके पास जो बाकी गोला बारूद जो उनके पास बचा हुआ था वो पड़ा था। मोर्टार शेल गिरने के बाद एक खतरनाक धमाका होता है। धमाके में वहाँ पर खड़े हुए जो 4 अधिकारी हैं, जो 4 सैनिक हैं, उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा की मौत के बाद जो उनके साथी सैनिक थे, उनका हौसला या जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी वो उन इंस्ट्रक्शंस पर कायम रहे। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करेंगे। हालांकि उनके हथियारों का जो बड़ा हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका था। उनका जो मेन अधिकारी था जिनकी तरफ से उन्हें कमांड मिल रही थी वो शेर शांत हो चुका था। फिर भी उन्होंने पाकिस्तानी सेना का या हमलावरों का मुकाबला किया और तकरीबन उन्हें मेजर सोमनाथ शर्मा की मौत के बाद भी 1 घंटे तक रोके रखा, कम बारूद होने के बावजूद। इस समय तक तकरीबन 6-7 घंटे हो चुके थे इस युद्ध को चलते हुए और ये समय बहुत ज़्यादा क्रूशल था या ज़रूरी था भारतीय सेना के लिए, क्योंकि इस समय के बीच भारतीय सेना को तैयार होने के लिए या बडगाम तक पहुंचने के लिए समय मिल रहा था और उन्हें सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए समय मिल रहा था। यहाँ पर एक भारतीय सेना के शेर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मेजर सोमनाथ शर्मा की मौत के बाद वहाँ पर जो सैनिक बचे थे, तकरीबन 20 सैनिकों की मौत हो चुकी थी और बाकी सैनिक बचे हुए थे, जिनमें कुछ घायल थे और कुछ सैनिक जो बचे थे उनके पास गोला बारूद ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। मतलब कि सारे सैनिकों के पास 1, 2 या 4 गोलियां इतनी बची हुई थी। यहाँ पर एक अलग हीरो सामने आता है भारतीय सेना का, नायक बलवंत सिंह। नायक बलवंत सिंह ने फैसला किया कि जितने सैनिकों के पास गोलियां बची हुई हैं वो सारी गोलियों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उन्हें पता लगा कि तकरीबन 2-3 मैगजीन उनके पास भर्ती हैं गोलियों की। उन्होंने फैसला किया कि वो जितना देर तक पॉसिबल है वो 2-3 मैगजीनों से वो पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला करेंगे और अपने साथियों को वो ज़रूरी समय देंगे जिस समय में वो पीछे हट सकते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं।
बलवंत सिंह ने अपने शब्दों को साबित करके दिखाया। उन्होंने वो 2-3 मैगजीनों से आखिरी सांस तक पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला किया, उन्हें रोके रखा, और इसी समय में जो उनके साथी थे उन साथियों को पीछे हटने का और अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का समय मिल गया। थोड़े समय बाद भारतीय सेना अपने सपोर्ट के साथ वहां पर पहुंच गई और उन्होंने पाकिस्तानी जो हमलावर थे उनको खदेड़ा, और जो मंजर वहां पर उन्होंने देखा उससे पता लगता है कि भारतीय शेरों ने कितनी दलेरी से पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया और उस समय जम्मू कश्मीर को या श्रीनगर एयरफील्ड को सुरक्षित किया। युद्ध में अपना जो योगदान था उस योगदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को युद्ध के बाद भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के वो शेर थे जिन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र मिला, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशर्स जब थे तब भारतीय सेना में जो सबसे बड़ा सम्मान था वो विक्टोरिया क्रॉस था। इसी वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा ने युद्ध में जाने से पहले ये बात कही थी कि युद्ध में या तो मैं मतलब कि मेरा रैंक हाई होगा या मैं जनरल बनूंगा, या फिर मैं विक्टोरिया क्रॉस जीत के लाऊं, और दोनों ही बातें उन्होंने साबित की। विक्टोरिया क्रॉस की जगह उन्हें भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र मिला। जबकि हम अगर जनरल बनने की बात करें तो उनके जो छोटे भाई थे, सबसे छोटे विश्वनाथ शर्मा, वो 1988 में भारतीय सेना के प्रमुख बने। मेजर सोमनाथ शर्मा की शहीदी हमें इस बात को अच्छी तरह समझाती है कि जो आज़ादी हमें इतनी जद्दोजहद के बाद मिली है, उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए या हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना का योगदान क्या है, और क्यों हम सभी के लिए ये ज़रूरी है कि हम भारतीय सेना की इज्जत करें और उनकी हौसला अफजाई करें। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और विषय पर अपनी हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने जो सजेशंस हैं उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो। धन्यवाद।